जी आ रही है। आ आ रही है रही आपके है पास। आवाज। हाँ, अब आवाज आ रही है मेरी। जी आ रही है आपके आवाज। जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो ये सेशन है, इसमें हमें ये समझना था कि मार्केट में अब चल क्या रहा है। खास तौर पे हम शुरू करते हैं। वैसे तो हमारा ये टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर होने वाला था, लेकिन अब मार्केट सिचुएशन इस तरह की चल रही है कि अब पहले हम मार्केट को समझ लेते हैं। मार्केट जो है ना, ऐसा नहीं है कि मार्केट का टॉप लग गया हो और अब मार्केट लगातार नीचे जा रही है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। मार्केट काफी हाई जरूर थी, लेकिन ये भी मार्केट का टॉप नहीं है। अभी तक मार्केट का टॉप आया नहीं है और मार्केट अभी भी अपने, अगर देखें तो अप ट्रेंड के अंदर ही है। ये मार्केट का प्रीवियस हायर हाई है। अभी मार्केट इससे ऊपर ही है। ये मार्केट का प्रीवियस हायर हाई है। जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता, वीकली बेसिस पे इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ जाती, डेली बेसिस पे आ सकती है। वीकली बेसिस पे इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ जाती, तब तक मार्केट में कोई ऐसा रिस्क नहीं है। मार्केट अपना एक हायर लो बना रही है। हायर लो बनाने के बाद मार्केट वापस हायर हाई की तरफ चली जाएगी। अच्छा, हायर हाई क्या होता है, हायर लो क्या होता है मार्केट का? मार्केट इस तरह चलती है। पहला हाई, फिर सेकंड हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। हायर हाई हमेशा प्रीवियस हायर हाई से, प्रीवियस हाई से अप होता है, और प्रीवियस हायर लो से अप ही रहता है। जैसे कि ये अभी हायर लो चल रहा है मार्केट का, प्रीवियस हायर हाई से अप ही रहेगा। इसके ऊपर आगे सपोर्ट जरूर ले सकता है, सपोर्ट लेने के बाद वापस अपने नया हाई बनाने की तरफ चली जाएगी मार्केट। और आवाज आ रही है सबको? नेट प्रॉब्लम आवाज हुई। आपकी कट रही है शराद भाई। एक मिनट में नेट, अपना नेट सही कर लेता हूँ। सही, अब आवाज आ रही है मेरी? अब आवाज आ जी रही आ है रही मेरी? है। आ रही है आवाज आपकी क्लियर है। सही है। अच्छा, मैं ये समझा रहा था, मार्केट जो है ना, हमेशा मार्केट इस तरह ऊपर जाती है, अप एंड डाउन, जिगजैग करते हुए मार्केट ऊपर जाती है। मार्केट अपना एक हाई बनाती है, और फिर उसके बाद एक अपने प्रीवियस लो से ऊपर एक हार्ड लो बनाती है। फिर एक नया हायर हाई बनाती है, फिर उससे नीचे प्रीवियस हाई से ऊपर ही या उसकी सपोर्ट टेस्ट करके एक नया हायर लो बनाती है। फिर नया हायर हाई, फिर हायर लो। इसी तरह मार्केट परफॉर्म कर रही है। मार्केट ने हायर हाई बनाया, नया हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। मार्केट इस तरह बना रही है, अभी भी अप ट्रेंड के अंदर है। और दूसरी बात ये कि अभी फिलहाल जो टेंशन चल रही हैं, अभी हमारा पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा डाउन हो चुका, और उसका रीजन है अभी जो रिसेंटली मार्केट में डाउन आया है। और हुआ क्या है, होता यह है कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो सारे स्टॉक नहीं चलते। जैसे काफी स्टॉक ठहरे रहते हैं, जैसे यहाँ पे मार्केट यहाँ से यहाँ तक पहुंची, तो इसके अंदर ज्यादातर बैंक सेक्टर और ऑयल सेक्टर ही चले थे। उनके अलावा कोई और खास सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया था। लेकिन जब मार्केट नीचे आती है तो फिर पूरी ओवरऑल सारे ही स्टॉक नीचे आते हैं। उसका रीजन ये होता है कि मार्केट में जब सेलिंग होती है तो सेलिंग सिर्फ कुछ सिलेक्टिव स्टॉक में नहीं होती, ओवरऑल पूरी मार्केट के अंदर होती है। और यही खूबसूरती है ब्लू चिप स्टॉक की, कि ब्लू चिप स्टॉक मार्केट के साथ नीचे तो आते हैं, लेकिन जब मार्केट उठती है तो ब्लू चिप स्टॉक परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो साइड बोर्ड आइटम है और पेनी आइटम है, वो पैनिक सेलिंग में नीचे तो आ जाते हैं, लेकिन वो अपना स्ट्रक्चर खराब कर जाते हैं, और अक्सर वो फंस जाते हैं, और ब्लू चिप आइटम वापस परफॉर्म कर जाते हैं। अभी फिलहाल मार्केट के अंदर मार्केट ने अपना नया हाई लगा दिया था 190 के का, जो मैं बता रहा था आप लोगों को कि ये मार्केट का टॉप, ये मार्केट का इस बुल रन का टारगेट है, और मार्केट ने उसको हिट किया। और उसके बाद भी और परफॉर्म करना था, लेकिन इसके बाद मार्केट में बायर्स में वो पोटेंशियल नहीं था, बायर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे कि मार्केट को और ऊपर लेके जाएं। उस वक्त बियर बियर स्ट्रांग हो गए थे। मार्केट यहाँ नीचे आके जब वापस यहाँ तक पहुंची थी, तो फिर इसी में लग रहा था कि मार्केट वापस गिरेगी। उस वक्त कोई ऐसा रीजन नहीं था, कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं थी, लेकिन उसके बाद तो नेगेटिव न्यूज का फ्लो ही रहा कि मार्केट में हमें अपसाइड का मौका ही नहीं मिला। हमें यहाँ पे 190 के पे दोबारा स्टॉक को सेल करना था। मार्केट लगातार 4 दिन से ऊपर जा रही थी, और ये चौथे दिन ही
वैसे तो जब मार्केट अपने टॉप पे थी तभी लग रहा था कि मार्केट में अब रेंज बाउंड परफॉर्म होगा, जब जिस दिन पहले दिन मार्केट गिरी थी कि मार्केट इस रेंज में, ये वाली रेंज में, यहां से लेके यहां तक परफॉर्म करेगी। हम्म। इस रेंज में परफॉर्म करेगी, लेकिन मार्केट में जब मार्केट में यहाँ ये वाला लेवल आया, ये 4 दिन सुन रहे सुन रहे सब, जब ये 4 दिन मार्केट रेगुलर पॉजिटिव ही रह रही थी, लेकिन इन 4 दिन में हमें कोई भी एक बड़ी कैंडल देखने को नहीं मिली। इस दिन मार्केट तकरीबन 186 तक तो गई, लेकिन वापस क्लोजिंग इसकी 184 पे ही हुई। फिर नेक्स्ट डे भी मार्केट नीचे जाके वापस पॉजिटिव हुई, फिर उसके बाद भी मार्केट ने इतना कोई खास रिएक्ट नहीं किया। गैप अप ओपनिंग तो थी लेकिन नहीं दिया, और उसके बाद भी मार्केट चौथे दिन भी इतनी कोई खास नहीं चली, सिर्फ स्लो स्लो ऊपर जा रही थी। तो बुल, बु, बुल्स तो थे मार्केट में लेकिन स्ट्रांग नहीं थे। इस वक्त जो है बियर ज्यादा स्ट्रांग थे, और लोग कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कर रहे थे इस टाइम पे, खास तौर पे इंस्टीट्यूशन। और इसके बाद जो नेगेटिव ये न्यूज का फ्लो रहा तो मार्केट लगातार गिरती चली गई। पहली सपोर्ट सपोर्ट ब्रेक हुई, सेकंड सपोर्ट ब्रेक हुई, थर्ड सपोर्ट ब्रेक हुई, और मार्केट अपनी फिफ्थ सपोर्ट के ऊपर है, जो इसका काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। और उसके बाद कल मार्केट ने तो अपना ये प्रीवियस हाई को भी टेस्ट कर लिया। अभी फिलहाल मार्केट काफी नीचे आ चुकी है, लेकिन अभी भी मार्केट के स्ट्रक्चर में काफी स्टॉक चीप रेट पे तो मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी मार्केट ने अपनी कंसोलिडेशन कंप्लीट नहीं की है। कंसोलिडेशन क्या होती है? कंसोलिडेशन होती है बायर्स और सेलर्स चेंज होते हैं, यानी कि स्टॉक हैंड टू हैंड ट्रांसफर होते हैं। जो स्टॉक हम होल्ड रखते हैं, हम वो स्टॉक किसी भी रीजन से हम उस स्टॉक से थक के उसे सेल करें, या फिर प्रॉफिट में आके सेल करें। एग्जाम्पल के नहीं, यहाँ पे हम डर के मार्केट में तो बहुत लॉस हो रहा है और लॉस ना हो जाए, डर के मारे हम सेल करें, या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट में निकल के ये सोच के सेल कर दें कि अब मौका मिला है तो हम इसे सेल कर दें, और निकलें कि ये तो हाँ हमें तो लुटवा देगी मार्केट। इस वजह से करें या प्रॉफिट बुक करें, किसी भी रीजन से करें, हम अपने स्टॉक सेल करेंगे और सेकेंड पार्टी आके ये स्टॉक बाय करेगी। फ्रेश बाइंग आएगी, फ्रेश बाइंग मार्केट को उठाती है। और ये जो कंसोलिडेशन पीरियड होता है, इसमें यही होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक हैंड टू हैंड ट्रांसफर किए जाते हैं। जो पुराने होल्डर हैं वो दूसरे होल्डर अपने पास से स्टॉक निकाल के दूसरों को देते हैं, और दूसरे फिर स्टॉक को होल्ड रखे, क्योंकि उनमें जो है वो होल्ड रख सकते हैं। उस वक्त उनकी नई बाइंग होती है, काफी लोगों ने पहले से होल्ड रखा होता है, कुछ ने लॉस में, कुछ ने प्रॉफिट में। वो जब चेंज कर देते हैं, न्यू बायर्स, न्यू इन्वेस्टर स्टॉक को होल्ड रखते हैं, फिर उसके बाद न्यू बायर्स आते हैं, नए बायर्स को स्टॉक मिलते नहीं है, और स्टॉक की डिमांड क्रिएट होती है, और फिर प्राइस मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। तो यही सेम सिनेरियो यहाँ पे भी बन रहा है। अभी जो न्यूज आ रही है हमारे पास, जैसे कि अभी भी न्यूज आ रही है कि वार सिचुएशन हो सकती है यूएस और ईरान की। अब इसमें हम क्या करें? हमारा तो काफी लॉस हो चुका, तकरीबन लोगों का काफी लॉस हो चुका। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो हमारी यहाँ पे होल्डिंग है, और हमारी होल्डिंग ज्यादातर की यहाँ पे 187 के पास है, और हमारा अच्छा खासा लॉस शो हो रहा है, या फिर हमने अगर इसके बीच में भी एंट्री ले ली ये सोच के कि मार्केट नीचे आ गई और उसके बाद और नीचे आ गई, तब भी हमारा लॉस शो हो रहा है। किसी ने 500 का पीएसओ लिया हुआ है, किसी ने 470 का लिया है, किसी ने 460 का लिया है, किसी ने 420 का लिया है, और किसी ने 400 का लिया है। तो इसी तरह मल्टीपल अलग अलग बाइंग है, लेकिन सभी स्टक है मार्केट के अंदर। लेकिन अभी क्या करें? अभी क्या लॉस बुक करें? और इस टाइम पे अगर हम लॉस बुक कर लें तो एक के यूएस और ईरान की वार होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले यहाँ पे आपको याद होगा ईरान और इसराइल की वार हुई थी, उससे पहले आपको याद होगा यहाँ पे हाँ, यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया की वार हुई थी। जब हमने पाकिस्तान की वार चल रही थी, उस वक्त मार्केट ने हमें धोखा नहीं दिया, मार्केट में रिकवरी आ गई। तो कि ये लाजमी नहीं है कि यूएस और ईरान की वार के ऊपर मार्केट हमें धोखा दे जाएगी और लगातार गिरती ही चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी इकोनॉमी को कोई इतना खास इफेक्ट नहीं होगा इससे, और जो होना चाहिए था वो हो चुका है। जितना स्टॉक को गिरना था इन न्यूज के ऊपर, वो गिर चुके हैं। अभी भी मार्केट में चांस है कि मार्केट यहां से भी नीचे जा सकती है, और अपने इन लेवल को 168 के लेवल को, और उसके बाद नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट डिप 166 तक भी लगा सकती है। लेकिन क्लोजिंग ये अपनी वीक के एंड की 169 से अबव ही देगी इंशाल्लाह।
और अगर उससे नीचे भी दे दी तो मार्केट में चांस है, पोटेंशियल है मार्केट में, मार्केट रिवर्स होगी। अब इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? अभी इस टाइम पे सिर्फ एक स्ट्रेटजी है जो बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह, इस टाइम पे सिर्फ एक स्ट्रेटजी है जो बहुत स्ट्रांग है। वो ये है कि हम उन आइटम को अपने पोर्टफोलियो में जमा करें जो बहुत स्ट्रांग है, जिन पे हमें ट्रस्ट है कि मार्केट जब रिकवरी लेगी तो सबसे पहले वो आइटम परफॉर्म करेंगे। खास तौर पे ब्लू चिप और हर सेक्टर का सबसे स्ट्रांग फंडामेंटल स्ट्रांग शेयर। अगर हमारे पास कोई और शेयर है जो फंडामेंटली वीक शेयर है, तो अभी तो हमारा उसमें भी लॉस है, इसमें भी लॉस है। एग्जाम्पल के लिए, अगर क्यूटेक की बाइंग किसी की 51 रुपए की है एवरेज के बाद, अगर क्यूटेक की बाइंग किसी की तकरीबन 50 के अराउंड, 50 के करीब है, उसका अगर यहाँ पे 37% का लॉस बन रहा है, और ये बहुत बड़ा लॉस है। सब सुन रहे हैं मेरी आवाज? आप लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात? जी सुन रहे हैं। हाँ, अगर 37, चिराज भाई सुन रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है। जी 37% का लॉस है आपका इसके अंदर, तो पीएसओ अगर किसी ने 500 रुपए का बाय किया हुआ है, उसका यहां पे लॉस कितना हो गया? 23% का। आप देख रहे हैं ये लॉस यहां पे नजर आ रहा है, ये जो मेरा कर्सर है, कर्सर के नीचे 23%, पीएसओ में 23%। इसी तरह अगर हम देखें, सिमिलर एफएफसी में भी 23%। और अगर हम ठट्टा सीमेंट को देखें, वैसे तो ये भी ये एक ब्लू चिप कंपनी नहीं है, लेकिन ये है फंडामेंटली काफी स्ट्रांग। और इसमें तो बहुत ज्यादा ही, इसमें तो 43% का लॉस शो हो रहा होगा लोगों को। अब आप एक चीज समझें, अगर क्यूटेक जैसे स्टॉक में जो एग्रेसिव स्टॉक है उसमें हमें 37% तक का लॉस शो हो रहा है, तो उसी के साथ साथ फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर जैसे कि ठट्टा सीमेंट है, इसमें हमें 43% का लॉस शो हो रहा है। या फिर अगर हम इसी तरह का सिमिलर स्टॉक एनएमएल को ले लें, इसमें हमें 22% का लॉस शो हो रहा है। तकरीबन ब्लू चिप स्टॉक में 23% का लॉस हमें हो रहा है। लेकिन जब भी मार्केट रिकवरी लेगी तो ये वो स्टॉक हैं जो रिकवर होंगे। इनके आप चार्ट देख रहे हैं, इनके चार्ट नीचे तो जरूर जाते हैं, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे 126 पे जाने के बाद वापस 90 रुपए पे भी आया है, लेकिन ये सीधा सीधा लॉन्ग ग्राफ में इसका अप ट्रेंड ही चल रहा है। और तकरीबन 2022 से, जब से हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, 2022 से हमारे इंडेक्स ऊपर जा रहा है, इंडेक्स के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। इंडेक्स हमारा अभी नीचे है, तो ये ब्लू चिप स्टॉक भी काफी नीचे आ गए हैं, लेकिन इंडेक्स जब हमारा चलेगा तो ये ब्लू चिप स्टॉक भी परफॉर्म करेंगे, और ये पहले परफॉर्म करेंगे इंडेक्स के साथ। तो इस वक्त सिर्फ सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी, अभी हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि हम सिर्फ बैठ के रोएं, अफसोस करें कि हमारा लॉस हो गया, तो उसका कोई हल नहीं है। कैसी 100 को अगर हम देखें, मार्केट को बुरा भला कहने से या मार्केट को कोसने से कोई फायदा नहीं होगा। ये मार्केट का नेचर है कि मार्केट में कोई यहां लेके फंसता है, कोई यहां लेके खुश होता है।
कहीं पे भी एंट्री या एग्जिट, हर वक्त कोई सेल कर रहा होता है, हर वक्त कोई बाय कर रहा होता है। जब कोई सेल करता है तो उसी वक्त कोई ना कोई बाय करता है। बाय करने वाले के जहन में ये होता है कि अब स्टॉक यहां से ऊपर जाएगा, सेल करने वाले के जहन में होता है अब मैं यहां बेच दूं, ये स्टॉक नीचे जाएगा। सेल करने वाला भले लॉस बुक कर रहा हो या प्रॉफिट बुक कर रहा हो, वो यही सोच के करता है कि अब स्टॉक यहां से नीचे जाएगा। लेकिन बाय करने वाला ये सोचता है कि अब स्टॉक यहां से ऊपर जाएगा। तो हम सही आइडिया नहीं लगा सकते 100% कि स्टॉक कहां से ऊपर कहां से नीचे जाएगा। हम रिस्क ही ले रहे होते हैं जब भी हम कोई स्टॉक बाय करते हैं। और इस टाइम पे हमने उस रिस्क के साथ ही, हमें पता है स्टॉक मार्केट किस तरह परफॉर्म करती है, हमें पता है कि हमारा इंडेक्स तकरीबन, अगर हम एक साल पीछे चल जाए तो हमारे इस इंडेक्स ने हमें कितने परसेंट का रिटर्न दिया है? 68% का रिटर्न दे दिया है हमारी स्टॉक मार्केट ने, हमारे केसी 100 ने, इंडेक्स ने 68% का रिटर्न। बहुत ज्यादा, बहुत ही अच्छा रिटर्न है। और हमारी मार्केट अच्छे ट्रेंड में है। तो ये सीधा सीधा ऊपर तो नहीं जा सकती, कहीं ना कहीं से तो वापस नीचे जाके ऊपर जाएगी। बीच में भी ऐसा हुआ है, उससे पहले भी ऐसा हुआ है। तो अगर वैसे देखा जाए तो अगर हमें ये उम्मीद है कि मार्केट 2-3 महीने में रिकवरी ले जाएगी, अगर हमें उम्मीद है कि मार्केट 2-3 महीने के बाद बजट के टाइम पे रिकवरी ले जाएगी, तो स्टॉक मार्केट तो बुरी नहीं है, इसमें तो रिस्क इतना नहीं है। लेकिन इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अगर हमारा नुकसान हो रहा है तो हमारी कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेटजी गलत है। और उस स्ट्रेटजी को हमें सही करना है, और उसका सही तरीका यही है कि अभी अगर स्टॉक नीचे जा रहे हैं, अभी अगर मार्केट नेक्स्ट वीक भी डाउन जाती है, नेक्स्ट वीक भी मार्केट हमें 168 तक, 166 तक का मौका देती है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है? हमारे जो कचरा स्टॉक है, कचरा स्टॉक में से कुछ परसेंट, 20-20, 30-30% सेल करके, और हमें ऐसा नहीं कि हमें कोई सा भी ब्लू चिप उठा लेंगे, हम अपनी एक लिस्ट बनाएंगे, जैसे हपको, लक, एनएमएल और एफएफसी, ईफर्ट, फातिमा, इनकी डिप के ऊपर जो हमारी सोच है कि फातिमा हमें वापस 150 का नहीं मिल सकता, जब ये 150 का मिल रहा होगा तो फातिमा में हमारा कितना लॉस होगा? एग्जाम्पल के लिए फातिमा इस वक्त 187, अगर हम इसकी फेयर वैल्यू समझे कि जब भी मार्केट रिकवरी लेगी तो 187 पे चले जाएगा। 149 पे फातिमा में कितना लॉस हो रहा है? 20% का। इसमें तो ज्यादा लॉस नहीं है। हम कोई और स्टॉक देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए ईफर्ट। ईफर्ट में अभी 19% का लॉस है। अगर ईफर्ट हमें 200 रुपए का मिलता है नेक्स्ट वीक के अंदर, 200 रुपए का मिलता है 22% लॉस के साथ, तो उस वक्त हमारा अगर किसी और साइडबोर्ड आइटम में 22% या 20% का लॉस है, या इससे कम लॉस है, इससे कम परसेंटेज का लॉस है, एग्जाम्पल के लिए अगर क्यूटेक ऊपर आ जाता है, या पाक डी ऊपर आ जाता है, या XYZ टीआरएसएम ऊपर आ जाता है, टीआरएसएम में इतना लॉस है, या किसी भी पेनी स्टॉक में लॉस है, पेनी स्टॉक अच्छा भी स्टॉक हो भले, अगर उसमें 22% या इससे कम का लॉस है, तो हम उसे बुक करके 200 रुपए पे ईफर्ट उठा सकते हैं। ईफर्ट में हमें क्योंकि 22% से 22 से 23% का लॉस पे हमें एफर्ट मिल रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा? लॉस हमारा सिमिलर ही है। हमें ये सोचना है, अगर हमने क्यूटेक 50 रुपए में बाय किया था और वो 40 पे बेच के हम एफर्ट ले रहे हैं, तो हमें ये नहीं सोचना हमने लॉस बुक करा है। हमें ये सोचना हमने क्यूटेक नहीं लिया था, हमने एफर्ट ले लिया था 256 के ऊपर, हाई रेट के ऊपर एफर्ट ले लिया था। और अब एफर्ट जो है, एंग्रो फर्टिलाइजर जो है, हमें मार्केट रिकवरी होगी तो फिर ये 250 तक दोबारा जाएगा, 1 महीने में जाएगा, 10 दिन में जाएगा, 15 दिन में जाएगा, ये 256 पे दोबारा जाएगा, हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये सेम हम उम्मीद जो है क्यूटेक से नहीं लगा सकते, वो साइडबोर्ड आइटम है, वो हो सकता है और ज्यादा अच्छा चल जाए, और वो हो सकता है 6 महीने तक भी ना चले। लेकिन हाँ, इसका हमें जरूर पता है कि ब्लू चिप आइटम हमें धोखा नहीं देगा, ब्लू चिप आइटम वापस परफॉर्म कर जाएगा। तो हमें इस तरह करके अपने अपने पोर्टफोलियो को बेहतर करना है। लॉस तो हमारा काफी हो चुका है, जो लॉस शो हो रहा है वो सिर्फ टेम्परेरी है। मार्केट में इस तरह की सिचुएशन बनती है, मार्केट में लॉस शो होता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, तब तक होता है जब तक वो लॉस हम बुक ना कर लें। जब हम बुक कर लेते हैं तो वो हमारा लॉस हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी साइडबोर्ड आइटम में बुक करेंगे
तो उतने ही परसेंट का लॉस कहीं और देख के हम वो बाइंग करेंगे, और अपनी बाइंग हम ये सोचेंगे, हमें बाइंग दिखा रहा होगा वो 200 रुपए की, लेकिन हम सोचेंगे हमारी बाइंग इसमें एफर्ट में थी 260 रुपए की, 250 रुपए की। तो फिर हमारा ज्यादा लॉस वैसे लॉस नहीं होगा, हम ये समझेंगे जो अनरियलाइज लॉस वहां पे था वही लॉस अब हमारा एक ब्लू चिप कंपनी के अंदर है। और किसी एक में नहीं, हम मल्टीपल ब्लू चिप कंपनियां बाय करेंगे और डिप के अंदर उसे बाय करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा बाइंग करेंगे। और जो हमारा फ्री कैश है, फ्री कैश को सबसे आखिर में यूज करेंगे जब मैं बताऊंगा। उससे पहले हम इस स्ट्रेटजी के साथ हेलो। अपने साइड बोर्ड आइटम कन्वर्ट करेंगे इनमें। सही, अब आप पूछें। हेलो, पूछें। शहनाज भाई, क्या जरूरी है कि कोई जो हमारा साइड बोर्ड आइटम है या अग्रेसिव स्टॉक्स है इसको बेच के हम नुकसान में और हम पैसे एक्यूमुलेट करें? हम बाहर से अगर पैसा डाल दें और अपने रिसोर्सेज कहीं से इकट्ठे ऐसा करके कर सकते हैं। और ये सिर्फ उनके लिए है, यानी कि कहने का ये मकसद है कि जैसे कि होता है ऐसा कि हम अक्सर किसी साइड बोर्ड आइटम में स्टक हो जाते हैं। जैसे क्यूटेक की तो एक एग्जांपल थी, क्यूटेक तो अच्छी ट्रेड करा रहा है। जैसे गैडेट है, गैडेट में लोग आज तक फंसे हुए हैं। गैडेट है, एफएसएम है, घाटी है, इस तरह के जो स्टॉक है। आप गैडेट में देखें, जीजीएल गैडेट बड़ा में अच्छा तकरीबन करता हुआ है। लोग 480 और 500 से फंसे हुए हैं इसमें। और ये लगातार नीचे जा रहा है, और ये तो बहुत ज्यादा नीचे आ गया, 287 तक आ गया है। हम्म। जी। तो मेरा मतलब था कि हम अगर वैसे ही पैसे अरेंज कर सकते हैं तो क्या उन स्टॉक्स को रहने दें फिलहाल, और हम बाहर से नहीं, पैसा अरेंज करके जो इस वक्त हमको परचेज करनी है वो कर लें? हाँ कर सकते हैं, आप वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको, अगर आपका कहीं किसी साइड बोर्ड आइटम में लॉस हो गया है और उसमें आप फंसे हुए हैं, तो आपको एक मौका मिल रहा है उससे निकलने का। यानी कि अगर मार्केट डिप में है तो पोर्टफोलियो में मेरे पास सारे स्ट्रॉन्ग शेयर हों, तो मार्केट जब रिकवरी लेगी ना, तो स्ट्रॉन्ग शेयर सबसे पहले चलेंगे। लाजमी नहीं है ये, और ठीक है, ऐसा समझ भी गया, कर लेकिन सकते हैं। सबसे बेहतर वो तरीका स्टॉक ये है, शेयर हम आप वैसे सारा ही बुक नहीं करें, आप 20%, 30% कर सकते हैं। ओके ओके। हम्म। और उसके अलावा कोई क्वेश्चन? जी कोई नहीं, तो मैं पूछ लेता हूँ। लास्ट जो वर्किंग डे था जी। उसमें मार्केट तो तकरीबन आखिर में 1,000 प्लस गई है। हाँ, उसका रीजन ये है। और मेरे पास मोस्टली है ब्लू चिपी में है, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो माइनस में है लास्ट डे भी। हाँ, अभी होगा क्योंकि तकरीबन स्टॉक काफी नीचे आए हुए हैं। और नहीं, उसका। उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे ओवरऑल तो माइनस में है, लेकिन उस दिन भी मार्केट 1,000 प्लस है। मेरे हम्म। पास मोस्टली ब्लू चिप्स है और हम्म। अच्छी खासी क्वांटिटी में, बट हम्म। स्टिल आई एम माइनस सेम डे। मैं उस हाँ, दिन की सिर्फ बात कर रहा हूँ। उस दिन, यानी उस दिन का भी आपको सिर्फ नुकसान ही हुआ, या उस दिन आपका लॉस थोड़ा बहुत रिकवर हो जी गया जी था? जी। वैसे मेरे ख्याल से रिकवर हुआ होगा, क्योंकि नहीं, मेरे उस पास दिन जो भी था। लास्ट। हाँ, उस दिन जो है मेरे को खास तौर पे फ्राइडे वाले दिन मेरे को बहुत ज्यादा लॉस शो हो रहा था, जब मार्केट 169 पे चली गई थी, क्योंकि मेरे पास ठट्टा सीमेंट था बड़ी क्वांटिटी में, और उसके अलावा फैक्टो भी मैंने बाय कर लिया था, एनएमएल था, वो काफी नीचे आ गए थे। फैक्टो और ठट्टा सीमेंट को लोअर लॉक लग गया था, लेकिन उसके बाद ठट्टा सीमेंट ने वापस रिकवरी ले ली थी, जिसकी वजह से मेरा पोर्टफोलियो वापस रिबाउंड हो गया था। और फ्राइडे से पहले तकरीबन 19 फरवरी वाले दिन जो मेरा पोर्टफोलियो था उससे बेहतर ही था। फ्राइडे को मेरा पोर्टफोलियो मार्केट एंड पे। मेरे पास अच्छे स्टॉक है। एमएलसीएफ था जो रिकवर कर गया, ठट्टा भी हम्म। था जो रिकवर कर गया। इसके अलावा मेरे पास डीजी खान था, मेरे पास फिर ओजीडीसी था, हम्म। पीपीएल था, एनएमएल था, जीएचएनआई था। हम्म। कुछ ज्यादा क्वांटिटी में, कुछ थोड़े से कम में है, लेकिन मुझे समझ फ्राइडे नहीं वाले आ दिन रही इस दिन मुझे फ्राइडे वाले माइनस में दिन नहीं होना फ्राइडे वाले दिन मार्केट ओपन होने से पहले आपका पोर्टफोलियो जितना था उससे भी नीचे क्लोजिंग के बाद था। चाहिए। जी, उससे भी नीचे। जितने वाटर। हम्म। ये तो फिर या तो इसका मेरे मतलब साइड आपके बोर्ड कोई आइटम स्टॉक बहुत है, ज्यादा नीचे आपका कोई गए। स्टॉक ज्यादा नीचे आ गया है।
आपके पास फैक्टो, अब आपके मुझे पास लगता है कि जो जी। साइड बोर्ड में शायद कोई बहुत ज्यादा नीचे गए होंगे, मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी क्यूटेक है उधर, आपके पास? लेकिन उन्होंने ज्यादा। जी। क्यूटेक है आपके पास? क्रिएटिव है बिल्कुल मेरे पास। हाँ, वो बहुत ज्यादा नीचे आ गया फ्राइडे वाले दिन। जी। जी हाँ हाँ बिल्कुल, वो दो मेरे ख्याल में 2-2.5 हजार 3 हजार इस तरह कुछ होगा वो। हम्म। उससे फर्क पड़ा होगा। उससे उससे फर्क पड़ा होगा आपको। हम्म। जो सी सेफ था, सी सेफ से भी शायद फर्क पड़ा होगा, वो भी काफी नीचे गया था। सी सैप काफी नीचे आ गया। सी सैप जो है ना, कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं, दरअसल कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं, जैसे सी सैप था, ये अपने ब्रेकआउट लेवल पे ही था, इसका बताया भी था कि ब्रेकआउट अगर कंप्लीट कर जाएगा अपना तो फिर ये इंशाल्लाह 165 तक भी जा सकता है। और अभी भी ये नीचे आया है, तो नीचे आने के बाद ये वापस ऊपर आएगा, वापस इन्हीं लेवल्स पे जाएगा, इन लेवल का ब्रेकआउट देगा तो और ऊपर जाएगा। इसमें न्यूज़ पॉजिटिव है। और वैसे इसका तो मैंने पिछली लास्ट टाइम जी यहाँ पे था, तकरीबन 2025 अप्रैल के अंदर मैंने शेयर किया था कि यहाँ से अपना ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद दे के वापस 165 पे जाएगा, इसकी पुरानी रेजिस्टेंस है। लेकिन उसके बाद हुआ ये था कि स्टील सेक्टर में इसके कुछ फंडामेंटली इशू हो गए थे, और स्टील सेक्टर की अर्निंग इतनी खास नहीं थी उस वक्त, कुछ पॉलिसीज की वजह से भी उन्हें नुकसान हो रहा था, तो उस वजह से ये वापस डाउन आ गया था। लेकिन अभी जो है स्टील सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, उसके अलावा इसका बिजनेस भी डाइवर्सिफाई हो चुका है, तो अब इसमें मूव बन सकती है। शिराज भाई, टॉमसल बहुत नीचे गया, इसी तरह SSGC था बहुत से, बल्कि आपने कॉल भी दी थी, वो भी बहुत नीचे गया। एसएसजीसी और टॉमसल तो वाकई बहुत नीचे आए हुए हैं। हाँ, SSGC की तो कॉल भी बीच में आई थी, 1-2 दिन एसएसजीसी की पहले ना की बात है। कॉल मैंने यहाँ पे शेयर की थी 25 नवंबर को या 17 नवंबर को, और ऐसे ही मैंने शेयर की थी, और उसके बाद जो है इसको कैप लगे थे यहाँ पे, मैंने सेल भी करवाया था। लेकिन उसके बाद नीचे 36 पे दोबारा बाइंग करवाई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा ऊपर गया नहीं, और इसे अलग जाना चाहिए था। ये शरिया कंप्लाइंट हो चुका है। पहले ये नॉन शरिया था, अब ये शरिया हो चुका है, और ये शरिया की न्यूज ही आई थी इसमें, जब ये यहाँ पे था तकरीबन 34 रुपए तक गया था। अभी ये बहुत ज्यादा नीचे आया हुआ है, और अभी इसे रिसेंटली एक कैप भी लगा था, कैप के बाद दोबारा नीचे आ गया। बाकी स्टॉक्स की तरह ही ये भी वापस रिकवरी ले जाएगा। ये एसएसजीसी इस वक्त काफी अट्रैक्टिव है, और एक एसएनजीपी काफी अट्रैक्टिव है। ये दोनों ही साथ साथ परफॉर्म करेंगे, और ये दोनों ही वापस रिकवरी लेंगे। अभी ये अपने 200 ईएमए से एस भी एन नीचे हैं। एस एन जीपी ने उस दिन रिकवरी ली भी थी थोड़ी। हाँ अच्छा शिराज भाई, मैंने एक दो चीजें और पूछनी थी। अभी जी, पूछे। गाल में और गिनी में मतलब इनमें फर्क क्या है, और इनमें एंट्री अभी लें और भी, क्योंकि आ, ऑलरेडी मेरे पास इसकी अच्छी एक अमाउंट पड़ी हुई है। 906 पे गिनी है और 546 पे वो है। इसके अंदर गेल और जीएचएनआई में वैसे तो ये एक ही ग्रुप है, लेकिन गेल जो है वो व्हीकल्स बनाता है, कार्स बनाता है, और जीएचएनआई जो है ट्रक्स पे काम करते हैं। लेकिन जीएचएनआई की ना इस वक्त पी काफी अच्छा है, और देखा जाए तो अभी जो इसका रिजल्ट आया था रिजल्ट के बाद ही तो गिरा है, ये और गिरा है रिजल्ट के बाद। हाँ, ये रिजल्ट तो के बाद वन गिरा है, थाउजेंड से पूरी नीचे गिरा है। मार्केट ही नीचे आ गई, वन वरना थाउजेंड से रिजल्ट नीचे आया है। रिजल्ट इसका काफी अच्छा है, आप देख सकते हैं। और लास्ट क्वार्टर का अगर हम देखें, 27 रुपये इसकी ईपीएस आई है, और 107 रुपये इसकी एक मिनट, और अभी 800 में जा रहा है, क्योंकि इसको मैं दो बार ही लेके बेच भी चुका हूँ ना। बट ये 1000 को बीट करता है, बट अभी मसला ये बहुत नीचे गया हुआ है, परचेज से भी नीचे चला गया। ये अभी फिलहाल काफी ज्यादा नीचे आ गया, और इसे इतना नीचे आना नहीं चाहिए था, लेकिन वो मार्केट सिचुएशन की वजह से नीचे आ गया। अभी भी जो इसके प्राइस है आप देखें, 879, अभी भी इसका पी 8.1 का है। ये काफी अच्छी प्राइस के ऊपर है, और इसे परफॉर्म करना चाहिए, और ये करेगा परफॉर्म। इसके इसको मुकाबले अकुमुलेट अगर कर लें, गेल को हम्म इसको करें जमा या गेल को। गेल काफी नीचे आया हुआ है अभी फिलहाल तो, और इसने परफॉर्म नहीं करा है। तो गेल वैसे काफी अरसे से जीएचएनआई नीचे ही आ रहा है, जीएचएनआई इसको ज्यादा अच्छा परफॉर्म है। करेगा। जीएचएनआई ज्यादा अच्छा है। तो गेल में ना करें और।
गेल में भी करें, गेल को भी जमा कर सकते हैं, क्योंकि गेल भी काफी नीचे आया हुआ है, और अगर इसकी ईपीएस भी देखें तो फिर इस टाइम बेस्ट कौन कौन से शेयर्स हैं आप बताएंगे जिनको जमा करें? इसका पी थोड़ा ज्यादा है, गेल का 11 पी है अभी भी। पी के मामले में जे चेन्नई काफी बेस्ट है, अभी भी काफी बेस्ट है। अच्छा, पी ज्यादा हो तो अच्छा होता है नहीं या नहीं, कम हो पी तो कम अच्छा हो होता तो अच्छा होता है। पी होता है है? पी आपका क्या? 1 रुपया कमाने के लिए आप एक कंपनी को कितने रुपए दे रहे हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के समझ लिए गया। जैसे आप 479 का 0.36 का आप गेल का शेयर ले रहे हैं, और उसके ऊपर ये हम्म, कंपनी आपको कमा के कितने दे रही है, आपको ये दे रही है पूरे साल में 41। आपने डिवाइड किया 41.92 पे, तो आपको 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 11 रुपए 4 पैसे देने पड़ रहे हैं। समझ गया। हाँ, ये है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। लेकिन समझ इसके गया। मुकाबले पे आपको जे चेन्नई में सिर्फ 8 रुपए देने पड़ रहे हैं। ये यानी चेन्नई कि का ईपीएस क्या है सर? हाँ ईपीएस क्या है इसका? क्या, ईपीएस क्या है ये चेन्नई, ये जे चेन्नई चेन्नई का का? ईपीएस अर्निंग अर्निंग अभी मैंने चेक किया था, मैं जहन से भी निकल गया। 107 एपीएस कुछ आप क्या बता होता रहे थे शायद वो। जे चेन्नई का ईपीएस 107। तकरीबन 107 है, है? वन 107। 107.58। ईपीएस क्या ठीक होता है। है? ईपीएस अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, ओके। शिराज भाई, ये जो एपीएस जितना लेस होगा उतना मतलब ये है कि वो कंपनी ज्यादा बेटर होगी? नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है। अच्छा, जूम मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है, मैं दोबारा लिंक शेयर कर दूंगा जैसे ही ये लिंक एंड होगी ना, तो उसके बाद न्यू लिंक आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, ईपीएस जो है ना, ईपीएस वैसे कोई मायने नहीं वैसे हम ये सोचते हैं ईपीएस कम ज्यादा। ईपीएस सिर्फ और सिर्फ अर्निंग पर शेयर के हिसाब से आप चेक करें हमेशा, जब भी आप एनालाइज कर रहे हो इसमें। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया कि अब ईपीएस इसकी ज्यादा है, लेकिन अगर गैल की इससे ज्यादा होती, पी अगर ज्यादा होता, तो फिर ईपीएस ईपीएस में हमें पी देखना होता है कि शेयर प्राइस क्या चल रही है, कि 1 रुपया कमाने के लिए आप कंपनी को कितने रुपए दे रहे हो। सॉरी, मैं थोड़ा सा ईपीएस कंफ्यूज हो गया। ईपीएस और पी, ईपीएस जो है वो अर्निंग पर शेयर है, जिसमें हम कंपनी को कितना दे रहे हैं, और प्राइस टू नहीं 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 पी नहीं जो नहीं है। नहीं नहीं, देखें 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 देखें। मैं 1 मिनट न्यू लिंक बना लेता हूँ। तो ये देखें, कंपनी की जो जितना भी ग्रोस प्रॉफिट होता है ना, हम्म सब देख रहे हैं, स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? जी जी। जी ये नहीं, कंपनी का ग्रॉस जी जी। प्रॉफिट है। ये कंपनी की नेट सेल है, कि कंपनी ने मैं रफली तौर पे एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ। ये कंपनी ने इतने की अपनी व्हीकल सेल करी या अपना प्रोडक्ट सेल करा, इतने पैसे कमा लिए कंपनी ने। कमा लिए, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सेल कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लिया कि इतने पैसे कंपनी को वो चीज बनाने में लगा, प्रोडक्ट बनाने ओके। में, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में इतना अमाउंट इसका लग गया, इतना उसने कमाया अपना प्रोडक्ट सेल करके। आखिर में ग्रोस प्रॉफिट निकल गया, और उसमें बाकी चीजें भी ऐड होके निकल गए, जैसे अदर इनकम ऐड हो गई, जैसे कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है वहां से अमाउंट आ गया, या अदर एक्सपेंसिव माइनस हो गए। अब ये माइनस में जो हो रहे हैं वो कंपनी वालेकुम के सलाम। खर्चे हैं, और ये सर कंपनी का कौन? प्रॉफिट है। समझ रहे हैं? जी जी शिराज भाई, ये समझ आ रही है। आखिर में आके कंपनी का टोटल रेवेन्यू आ जाता है सामने, और उस टोटल रेवेन्यू को पर शेयर डिवाइड कर दिया जाता है कि पर शेयर कंपनी ने कितने पैसे कमाए। हम्म ओके। टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ, अब ये प्रीवियस ईयर का, अब ये हाँ देखें एग्जांपल के लिए, ये देखें क्वार्टर का है, ये हाफ ईयर का है। ये क्वार्टर क्वार्टर का ऑडिट है, ये हाफ ईयर का ऑडिट है। हम्म हाफ ईयर में कंपनी ने 6 महीने में, पिछले 6 महीने में 30 रुपए कमाए थे, इस 6 महीने में 64 रुपए कमाए, 64.42 कमाए। इसी तरह क्वार्टर के अंदर लास्ट क्वार्टर में 15.45 कमाए थे, इस क्वार्टर में 24.27.44 कमाए। यानी कि ये वाला ईपीएस, ये वाला रिजल्ट बेहतर है। इन 6 महीने में भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करा, इन लास्ट अगर हम क्वार्टर वाइज भी देखें, इन 3 महीने में भी पिछले 3 महीने के मुकाबले कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। सही, ऑलमोस्ट डबल हो रहा है यहाँ पे। ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, तो रिजल्ट तो काफी अच्छा है।
अच्छा शिराज भाई, एक चीज इसमें कि हम किसी भी कंपनी को जो अवेलुएट करते हैं कि अभी जो उसकी शेयर प्राइस, अगर जीएचएनआई की अभी प्राइस 867 पर शेयर चल रही है, हम्म तो ये प्राइस जो है अभी इतनी बननी चाहिए। एक्चुअल इसकी वैल्यू शेयर कितनी बनती है या नहीं बनती, इसको इवेलुएट कैसे किया जाएगा? इसका आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आप कंपनी की शेयर प्राइस पकड़ें, जैसे कि ये है 879.50। हम्म ओके। आपने ले लिया। अब ये पीएसएक्स की मेन वेबसाइट है, एनुअल रिजल्ट के ऊपर जाके ज्यादा नहीं, आपको बस ये इसकी जो ईपीएस है पूरे ईयर की वो देखनी है। उसके ऊपर डिवाइड कर देना है आपको ईपीएस के ऊपर 107.58। ये क्या आ गया सामने? 8.17। ये 8 पॉइंट क्या है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। शेयर प्राइस क्या चल जी रही है? और 879। 879। अर्निंग क्या है? 107। प्राइस टू अर्निंग आपका 8.1 आ रहा है, यानी कि एक रुपया कमाने के लिए आप इस कंपनी को 8 रुपए दे रहे हो। हम्म अगर 8 रुपए लगाएंगे तो उसका हमें रिटर्न में 1 मिल रहा है। 1 रुपया मिल रहा है। यानी इसमें आप ये समझें, जब ये पी 8 से कम होता है, 8 तक होता है, तो फिर सही पी है, ये बेहतर है। यहीं पे अगर इसकी प्राइस हो जाए कंपनी की, अभी ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, अभी इसकी शेयर प्राइस कम चल रही है, ओवर वैल्यूड होती है। 15 पी जो है ओवर वैल्यूड होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझें, 107.58 मल्टीप्लाई बाय 15, जब ये 1600 रुपए के करीब पहुंच जाएगा तो ओवर वैल्यूड होगा। उस टाइम पे हमें इसे अपने पास नहीं रखना, या फिर 1 मिनट, 107 डिवाइडेड बाय 12, सॉरी, 107 डिवाइडेड बाय 12, या फिर ये 1280 तक पहुंच जाएगा तो ओवर वैल्यूड हो जाएगा। 1280 से 1600 तक ओवर वैल्यूड है, उस वक्त हमें नहीं रखना। 12 से 15 का पी हमें नहीं रखना। समझ रहे आप? ओके। और ऐसा नहीं है कि काफी ऐसी कंपनियां हैं जो हमें चीप रेट पे लग रही होती हैं, लेकिन उनका पी काफी ज्यादा खराब होता है। जैसे कि मारी का आप लोगों ने देखा होगा, मैंने अभी तक काफी टाइम हो गया इसकी। मारी का अगर हम पी देखें, ओ, मारी का पी क्या चल रहा है? 54 चल रहा है ये। बहुत ज्यादा है। हम्म हम्म। तो समझ रहे हैं आप? आपने देखा होगा मारी ऐसा ब्लू चिप है जिसने काफी टाइम से अच्छा गेन नहीं दिया है। हम्म इसके तो ओके, कुछ ये इसका किस मतलब है कि फंडामेंटल्स में वीकनेस है। जी 107.58 कांस्टेंट है क्या? आ, 107.58 जिससे डिवाइड करिए कांस्टेंट है। मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? मतलब किसी भी कंपनी के हम प्राइस जो इसका पीई निकालेंगे उसकी प्राइस को 107.58 से डिवाइड करेंगे। नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं आ, नहीं नहीं, उस उसकी कंपनी के ईपी। प्राइस को ईपीएस से डिवाइड कर देंगे, बस, सिंपल। ईपीएस से डिवाइड करेंगे। अच्छा शिराज भाई। जी जी अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जैसे कि ये ईपीएस जो है ये तो चेंज होता रहता है हर क्वार्टर में। तो हम्म जो एक्यूमुलेट कर रहे हैं या जो एसआईपी कर रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंस को हर क्वार्टर में मॉनिटर करके किसी भी स्टॉक को कंटिन्यू करें, या अगर कहीं कोई मेजर फंडामेंटल चेंज आता है तो आइडिया को शट डाउन करना भी मुनासिब रहेगा? नहीं, देखें, आप जब एसआईपी कर रहे होते हैं ना, तो आप फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर में कर रहे होते हैं। हमारी जी। फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन अभी तकरीबन 2 साल से, जब से इसका 900 का टॉप लगा था, तब से ही ये वाला जो टॉप लगा था तब से ही इसके अंदर जी। तब से ही इसके अंदर जो है कुछ इश्यूज चल रहे हैं। और इसके बारे हवाले से तकरीबन लोगों को भी पता है। इसके जो है हमने क्वार्टर भी देखे, एनुअली अगर रिजल्ट भी देख लें इसका, पिछला साल का रिजल्ट इसका बेहतर था फिर भी बनिस्बत इस साल से, क्योंकि वो कतर वाले जो इश्यू चल रहे हैं उसकी वजह से इसकी अर्निंग खराब हो गई है। तो जब किसी स्टॉक की अर्निंग खराब हो जाए, वो भले ब्लू चिप ही क्यों ना हो, अगर उसकी अर्निंग खराब हो गई है तो आप उसे एसआईपी से हटा दें, उसके बदले किसी और में चेंज कर लें। और ऐसा नहीं होता एकदम खराब हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी शेयर बताएं
जो स्ट्रांग हो फंडामेंटली ब्लू चिप? एग्जाम्पल के लकी हो गया। लक हो गया ना? तो लक हो लक के गया। अंदर आपको, ये मैंने मारी की एग्जांपल इसी वजह से दी थी, कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जिनका पी काफी हाई होता है और हमें पता नहीं होता उनका। अब लक का आप देख लें, जी। लक का आप क्वार्टर वाइज देख लें या फिर आप वैसे देख लें, इस क्वार्टर का तो चलो रिजल्ट वैसा आया, लेकिन ईयर वाइज देखें तो फिर इसका रिजल्ट बेहतर ही है। और अभी जो इसकी प्राइस चल रही है, आप ये देखें, 436 डिवाइडेड बाय, नहीं इसकी तो, इसका तो 22.59। एक मिनट, इसका रिजल्ट नहीं आया ये वाला क्वार्टर वाइज इसका, या 3 4, नहीं इसमें कुछ और चक्कर है, वो मैं आपको चेक करके बताऊंगा। लक का पी काफी बेहतर है इसके मुकाबले में ना। अच्छा, या मेपल आपने सजेस्ट किया, मेपल का अगर देख लें। मेपल जो है ना, अच्छा इसके पी के अलावा भी कुछ और रीजन होते हैं, जैसे कि मेपल जो है ना, मेपल का अगर हम देखें, अभी इसका, अभी इसकी शेयर प्राइस काफी ज्यादा नीचे है, 108 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और अभी जो इसकी अर्निंग है, अगर अर्निंग अभी हम देखें तो फिलहाल तो 16 रुपए। और पी के अलावा भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ, जैसे 108 रुपए डिवाइडेड बाय 16, इसका मिप्पल का तो पी 6.6 का बन रहा है, काफी अच्छा पी बन रहा है। उसके अलावा ये ग्रुप काफी बड़ा बन चुका है। अभी जो है नेक्स्ट ईयर इसकी ईपीएस में एक और चीज ऐड होगी, जो ये पायनियर सीमेंट से अर्निंग आएगी इसकी अदर इनकम में। हम्म। सही। वो इसके ईपीएस को और बेहतर करेगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे फैक्टो का मैंने बताया था आपको, फैक्टो, फैक्टो के अगर हम रिजल्ट को देखें, अब ये देखें, फैक्टो की ईपीएस काफी बेहतर आई है प्रीवियस ईपीएस से। और यहां देखेंगे तो 6 मंथ में, क्वार्टर में तो डबल हो गई है, और 6 मंथ हाफ ईयर के अंदर काफी बेहतर है। लेकिन ये देखें, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स से ग्रोस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट पे नजर डालें, ग्रॉस प्रॉफिट जी, में डिक्रीज हो इतना कोई गया। खास फर्क नहीं है। लेकिन इसका शेयर तो बहुत, जब इस डिप से भी पहले बहुत नीचे आना शुरू हो गया था हाँ काफी फिराज नीचे भाई। आ गया। मैं एक और आपको दूसरी चीज समझा रहा हूं, यानी ईपीएस काफी बेहतर है। हम्म। लेकिन कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट देखें, ग्रॉस प्रॉफिट काफी कम है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले में इस क्वार्टर कम आया है। इधर, इधर भी देखेंगे, इधर भी कम है, 6 मंथ में भी। पिछले 6 मंथ में बेहतर था ग्रॉस प्रॉफिट, यानी ग्रॉस प्रॉफिट से नहीं कमाया इस कंपनी ने, इस कंपनी ने कमाया अपनी अदर इनकम से। अच्छा। ये रही अदर इनकम। अब ये देखें अदर इनकम में यहां पे कंपनी ने कितने कमाए और यहां पे कितने कमाए, अदर इनकम की वजह से इसकी ईपीएस बेहतर हुई है। इसी तरह मेपल लिफ्ट की फ्यूचर में आके अदर इनकम आएगी पीओक्स पायनियर सीमेंट से, और वो उसको काफी फायदा देगी। अब मेपल लीफ एक बड़ा ग्रुप बन गया है, तो और ऊपर से उसका पी वैसे ही 6 रुपए पे चल रहा है। वैसे अगर देखें तो लक्स से भी काफी अच्छा है, मारी से भी काफी अच्छा है, और अच्छा, जीएचए मतलब नहीं अगर और गेल से भी काफी अच्छा ये है। फैक्टो जो भी आप दिखा रहे थे शिराज भाई, इसमें जो अभी से करंट रिजल्ट आए हैं, इस करंट रिजल्ट के ऊपर इसकी प्राइस कहाँ तक जाता देख रहे हैं आप इसको? इसकी प्राइस तकरीबन वापस 160 170 तक। ठीक हो गया। फैक्टो अच्छा, जैसे ये जो चार स्टॉक है ना, स्टॉक में अभी कितने पे चल रहा है फैक्टो? ये 1056 इस तरह वन राउंड जीरो अबाउट चल नाइन पे रही है। चल रहा है अभी इस टाइम पे। ठीक। लेकिन फैक्टो जैसे स्टॉक, मैं एक और चीज आप लोगों को बता दूं, फैक्टो में देखें आप, इसका मार्केट कैप कितना है? तो 16 पे चल मार्केट रहा है ना? कैप सिर्फ और सिर्फ ओनली 54 लाख। हाँ अच्छा, इसमें 30 भी ऐड होंगे। 30 भी ऐड होंगे इसमें। हाँ, ये इसका मार्केट कैप है। फाइव बड़ा पॉइंट फोर ग्रुप। 5 बिलियन 5 बिलियन बन रहा है। 5.4 बिलियन। फाइव 5.5। 5 बिलियन है, 5.4 बिलियन है मार्केट कैप इसका।
और इसके मुकाबले अगर हम एमएलसीएफ को देखें, एमएलसीएफ को नहीं, आप इसी को देखें सर, एमएलसीएफ को ही देखें। एफसीसीएल को भी अगर देख लें, इसका मार्केट कैप कितना बन रहा है? 129,510, 1 2 129। क्या ज्यादा है? 129 बन रहा है। तो फंडामेंटली मतलब यह है कि एक छोटी कंपनी और एक बड़ी कंपनी में यही फर्क होता है। एक छोटा सा इन्वेस्टर भी फैक्टो में अपर कैप या लोअर लॉक ला सकता है। आप ये देख रहे हैं कैंडल बनते हुए, एकदम लोअर लॉक एकदम अपर कैप। और ऐसे स्टॉक में छोटे कैपिटल वाली कंपनियों में आप छोटा इन्वेस्टर भी तेजी से स्टॉक में बुलिश मूव ला सकता है, क्योंकि प्राइस चेंज कर सकता है। इसके मुकाबले अगर हम एफसीसीएल को देखें तो इसके अंदर काफी बड़े ग्रुप मिलके इसमें चेंजिंग ला पाएंगे। इसमें इतनी चेंजिंग नहीं होती। इसकी प्राइस ज्यादा से ज्यादा 52 से 50 गई, 50 से वापस 53 चली गई, और 2-3 रुपए के फर्क से ही ये कंपनी ट्रेड हो रही होती है। हम्म ये मीन्स कि 49 छोटी इसकी कंपनी डिप में है। मोनोपोली जो है ना वो, हम्म छोटी कंपनी में मोनोपोली इजीली हो सकती है, बड़ी कंपनी में हाँ, तो वो बड़ी पॉसिबिलिटी कंपनी में नहीं नहीं हो होता। सकती। ये बड़ी कंपनियां अच्छा। सेव होती है जिनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह एमएलसीएफ जो है, एमएलसीएफ का अभी फिलहाल मेरे ख्याल से मार्केट कैप इससे कम ही होगा। और नहीं, एमएलसीएफ का भी मार्केट कैप काफी अच्छा है और फ्यूचर में और अच्छा होगा। हम्म। तो हम्म। आइडियल फाइनल। थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए इस कैप के लिए? एमएलसीएफ का नहीं नहीं, आइडियल थ्रेशोल्ड किसी भी स्टॉक के लिए आपकी नजर में एक नहीं, आइडियल थ्रेशोल्ड, एक कैप, अच्छा कैप जैसे आप कह रहे हैं ना। अ, अ, वैसे तो अगर देखा जाए, ये जो 100 बिलियन वाली कंपनियां, 100 बिलियन पीकेआर वाली, वो थोड़ी स्ट्रांग है। और उसके मुकाबले अगर हम अच्छा। बाकी कंपनियों को देखें, ओजीडीसी का तो बहुत ही ज्यादा है। बैंक सेक्टर तो में यूबीएल एमईबीएल का बहुत ज्यादा, एफएफसी का वो बहुत तो ज्यादा है। तो ट्रिलियन वो पे तो जा एक रही है ना। अलग है। लेकिन मसला ये है कि जो मार्केट कैप जिनका बहुत ज्यादा है वो सेफ स्टॉक है, उनमें आपको बुलिश मोमेंटम भी इतना नहीं मिलता, उनमें कैपिटल गेन इतना नहीं मिलता। क्योंकि एक डिफेंसिव कंपनी ज्यादा है। जिसका 100 बिलियन है मार्केट कैप, उसके शेयर को डबल होने के लिए 100 बिलियन और चाहिए। लेकिन जिसका हम्म। 10 मिलियन या 20 मिलियन है या 50 मिलियन है या 90 मिलियन है, उसको डबल, और डबल क्या, उसे 4x 3x होने में उतना ही अमाउंट चाहिए। यानी कि समझ रहे हैं आप, कैपिटल गेन के मामले में ये जी जी। कंपनियां बहुत स्लो होती हैं। अगर आप इनके लॉन्ग ग्राफ भी देखेंगे तो फिर आपको ये 45 पे मिलेंगी। 45 पे ये कहाँ पहुंच गई? 62 पे, 62 से वापस नीचे, फिर वापस वहां पे ऊपर। इनमें इतना कोई खास कैपिटल गेन आपको नहीं मिलता, जिनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आपको जरूर आप सेफ रहते हैं कि आपको पता है कि इसके अंदर मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। हम्म जी। और डिविडेंड की कंपाउंडिंग भी इसमें काफी बेनिफिशियल कंपाउंडिंग भी रहेगी। ज्यादा, कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अपने पोर्टफोलियो को सेफ रख सकते हैं ऐसे स्टॉक में। अच्छा जैसे शिराज भाई, में ये जो आपसे आप बात हुई तो अर्निंग पर शेयर को 12 या 15 से जो मल्टीप्लाई कर रहे थे, उससे आप स्टॉक की ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू को चेक करते हैं? ये जी हाँ, स्टैंडर्ड है? फंडामेंटली, फंडामेंटली, टेक्निकली नहीं। अच्छा, फंडामेंटली चेक करने के लिए। जी अच्छा, और इसी तरह से जो हमारा ये फार्मा सेक्टर है, अब इसके अंदर जैसे ये सिटी फार्म है, हाँ, तो इसके ऊपर अभी इसका करंट स्टेटस क्या है? क्योंकि इसकी जो सेल्स है वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा डिप खा गई हैं। इसकी हाँ, ऑल्दो कि इसके अंदर इनसाइडर ट्रांजेक्शन भी काफी हो रही हैं। इसके अंदर डायरेक्टर्स जो हैं वो खुद जो स्टॉक्स हैं वो 88 89 के ऊपर खुद परचेज भी कर रहे हैं अच्छी क्वांटिटी के अंदर, लेकिन फिर भी इसको पुश तो नहीं मिल पा रहा। जी हाँ, लेकिन मसला ये है सिटी फार्मा का। सिटी फार्मा जो है वैसे तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन अफगानिस्तान से जो ट्रेड बंद हो गई थी उससे से इम्पैक्ट आया है, वरना इतनी कोई खास बुरी कंपनी नहीं है। और अगर इसका हम ईपीएस भी देखें तो ईपीएस भी कदरे बेहतर ही है, और पहले से कंसिस्टेंट ज़्यादा ही है। और अभी भी फिलहाल ये 100 रुपये पे वापस जा सकती है, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। अभी फिलहाल जब दोबारा ये अफगानिस्तान से मामला खराब हो रहे हैं, तो अभी फिलहाल प्रेशर में आ सकती है। लेकिन
लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसकी सारी जो सेल्स है वो है ही अफगानिस्तान डिपेंडेंट। नहीं नहीं, उसके ऐसा अलावा नहीं है, कहीं सारी सेल्स नहीं, लेकिन हाँ फर्क पड़ा है इसे। और वैसे अगर हम देखें, ऐसी कंपनियां काफी बेहतर रहती हैं। आप इसका एक दफा चार्ट देखें। ऐसी कंपनियां जिनकी एक एक टॉप हो, एक बॉटम हो, और एक रेंज में परफॉर्म कर रही हो लॉन्ग ग्राफ पे, जैसे 100 तक ये जाती है कंपनी, और 100 से वापस 80 पे आती है, 81 पे, फिर 100 पे, फिर वापस 81 पे, और अब दोबारा 100 की तरफ जा रही है। लेकिन अभी इस टाइम पे दोबारा इसने अपनी 79, और अगर अपनी इस रेंज को भी ब्रेक करती है तो फिर 79, 78, और उसके बाद 75 तक को डिप को छू के वापस आ जाती है। और 80 तक में ये सही वैल्यू है, क्योंकि यहाँ से बार बार बाउंस आता है इसमें। तो जब भी ये 80 पे मिले तो फिर ले लिया जाए, एक लिमिटेड क्वांटिटी में रिस्क ले सकते हैं इसमें। ये अच्छा ट्रेड करवा रहा है वैसे। हाँ, अच्छी ट्रेड करवा रही है। और ऐसे इसका शराज रीजन भाई ये अभी इंशाल्लाह हम टेक्निकल एनालिसिस में समझेंगे, उसके कोर्स में समझेंगे कि इसका रीजन क्या होता है कि सपोर्ट से वापस बाउंस क्यों आता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हम सेक्टर वाइज अगर अच्छा, करें शराज भाई वो तो कोर्स कब स्टार्ट कर रहे हो? कोर्स इंशाल्लाह अब हम मंडे से रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करेंगे। वैसे तो ये हमारा आज का जूम सेशन ही इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स पे ही होने वाला था, लेकिन अभी फिलहाल जो है ना, अगर हम मार्केट सिचुएशन की वजह से मैंने कहा आप लोगों को ये मार्केट के हवाले से गाइड कर दूं, काफी लोग परेशान हो रहे थे। अच्छा सिराज भाई, दो अगर रिक्वेस्ट सेक्टर है वाइज अगर बैंक देखें जो तो स्टेटमेंट सेक्टर वाइज अगर अ, देखें तो सीमेंट सेक्टर में मेपल लीफ को आप ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं लॉन्ग जी टर्म हाँ, के लिए। जी हाँ। शिराज भाई, कि मेरा कितना लॉस है उसमें, अबाउट 15% बन रहा है सर बैंक इस्लामी का। अब बैंक बीआईपीएल। इस्लामी में जिस तरह हम क्यू टेक में कर रहे हैं कि नीचे से उठा के बेच देते हैं, कुछ एवरेज बेहतर कर लेते हैं। बैंक इस्लामी में मूवमेंट ही नहीं बनी जब थे ये मैंने लिए हुए। वो मतलब अभी 38 से लेके 28 पे पहुंचा हुआ है। तो इसको किस तरह टैकल कर लें? इसके अंदर जो है ना, आप इसे अभी फिलहाल यही करें, इसे तकरीबन ये वापस जब मार्केट जिस भी दिन रिकवरी लेगी वापस 32 तक आएगा। 32 पे इसमें 30% शेयर निकाल के जो है आप इसके बदले दूसरा कोई स्टॉक बाय करें। जैसे कि आप बीओपी में कन्वर्ट कर लें, या फिर हाँ, बीओपी इस वक्त ज़्यादा बेहतर है बीआईपीएल में। बीआईपीएल से कन्वर्ट करने की नहीं, क्योंकि ये इसके टारगेट आपको बीओपी दे जाएगा। वैसे बीओपी में बैंक आप ट्रेड इस्लामी कर से सकते हैं। उम्मीदें छोड़ दें। नहीं, बैंक इस्लामी से इससे उम्मीदें कोई हैं। बैंक इस्लामी काफी फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है, से 100 रुपए तक के टारगेट थे इसके 3 मंथ के, लेकिन वो 3 मंथ कंप्लीट हो गए। पूरा बैंक सेक्टर ने परफॉर्म कर लिया, लेकिन बैंक इस्लामी ने परफॉर्म नहीं करा। कुछ इंटरेस्ट रेट की वजह से भी हुआ है, और कुछ और भी रीजंस है। लेकिन बैंक इस्लामी ने अभी वैसा परफॉर्म नहीं किया। इसकी ब्रांचेस जो ओपन हुई है उससे काफी लग रहा था, चांस था, पोटेंशियल था इसमें परफॉर्म करने का, लेकिन इसने वैसा परफॉर्म नहीं किया है। तो अभी मतलब होप नहीं है इससे। नहीं, होप है। ये काफी अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल इसके इंटेक्ट हैं। और ऐसा होता है कभी कभार, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी अभी परफॉर्म नहीं कर पाती कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन वो कर जाती है। जैसे सीपीएचएल है, सीपीएचएल का जैसे बताया, अफगानिस्तान ट्रेड की वजह से अभी रुका हुआ है, लेकिन वो है अच्छा स्टॉक, वो परफॉर्म कर जाएगा। इसी तो तरह फिर क्या ये भी हल है। है, इसको भी अगर थोड़ी देर के लिए होल्ड रखें? इसे होल्ड रखा जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरा ऑप्शन भी रखें। जैसे ओ, इसमें खतरा ये है कि ये अभी इसी टाइम पे यहीं पे ट्रेड करा रहा है, क्योंकि कैपिटल गेन इसने इतना खास अभी दिया नहीं है। और इसी तरह एक ये स्टॉक है, और एक है बीएमएल। बीएमएल तो बहुत ज्यादा डाउन हो गया, और हालांकि वो भी फंडामेंटली इतना वीक नहीं है जितना ज्यादा डाउन हो चुका है। और इस वक्त सबसे ज्यादा डाउन स्टॉक बैंक सेक्टर का है। ये बैंक सेक्टर में अच्छे स्टॉक में सबसे ज्यादा डाउन है ये इस वक्त। 61 पे आ गया, और 166 से 61 पे आया, और ये वापस 191 तक भी जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाएगा, या 6 महीने और साल के अंदर 191 तक जाएगा। और अभी काफी ज्यादा डाउन हुआ हुआ है। इसी तरह बीआईपीएल भी है। तो अभी इसको एक्यूमुलेट करने का मौका है इसका मतलब। लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन की वजह से नीचे गया है, और कोई वैसा फंडामेंटली कोई रीजन नहीं था। अगर डिडक्शन नहीं होती
तो वैसे ही ये 3 महीने में 12 रुपए तक जाता। लेकिन डिडक्शन के बाद कंपनी ने डिडक्शन अनाउंस की, हैरानी की बात है, लोग स्प्लिट करते हैं। लेकिन उसके ऊपर इसका कंपनी की तरफ से लेटर भी आया था जिसमें इन्होंने बताया था कि इनके काफ़ी प्लान हैं और इसमें कैप्ट शेयर होल्डर को फ़ायदा ही होगा लॉन्ग टर्म में डिडक्शन की वजह से। लेकिन वो फ़ायदा अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में नुकसान हुआ है, और इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही होगा इसके अंदर। अच्छा इसमें। शिराज भाई, जी। दो रिक्वेस्ट में कि एक तो ये कि अभी जैसे कोर्स अनाउंस हो आपने बता दिया होने वाला है, तो उस पे बस कोशिश ये कीजिएगा कि जो टर्मिनोलॉजीज हैं और जो बेसिक्स हैं उनको बिल्कुल ही बिगनर लेवल पे से स्टार्ट करवाइएगा, जी हाँ। ताकि वो जैसे बाकी लोग तो हो सकता है ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, मैंने तो अपनी लाइफ की फर्स्ट जो एंट्री है वो इसी महीने की 10 तारीख को ली और सब कुछ मेरे क्या कहते हैं ब्लीडिंग ही हो गई। तो मैं बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल से सीखना चाह रहा हूँ उसको। तो सही। ये पहली रिक्वेस्ट है। दूसरी ये कि अब आपने अभी जो होल्ड करने का कहा और ये नीचे जा रही है मार्केट, तो अगला वीक आपने बताया कि पोटेंशियल है एंट्री लेने के लिए फॉर ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड या स्विंग ट्रेड के लिए नहीं, भी। शॉर्ट टर्म तो नहीं, उस स्विंग टर्म। स्विंग टर्म के लिए। हाँ, स्विंग टर्म के लिए। तो उसमें किन डेज को या किन स्टॉक्स पे हम नजर रखें खास तौर पे, अभी जो हमने डिस्कस किया उसके अलावा अगर कोई है तो वो आप शेयर कर दीजिए। उसके अलावा मैं ग्रुप में शेयर करूंगा कल इंशाल्लाह, जिसमें एक हपको भी है, हाँ, एनएमएल भी है। ब्लू चिप में काफी सारे स्टॉक हैं। और ब्लू चिप में ऐसा नहीं कि वो स्टॉक हैं और आप उन्हें बाय कर लें। ब्लू चिप में एक पूरी लिस्ट है, उन लिस्ट के अंदर जो स्टॉक आपको बहुत ज्यादा डिप में मिल रहा हो, उनके डिप के लेवल भी मैं शेयर करूंगा। इन डिप के ऊपर आपको जमा करना है उन्हें। और हो सकता सही। है कि हम में मेरी लिस्ट के अंदर 2-3 ऐसे स्टॉक हो जो पहले दिन ही आपको डिप में मिल जाएं। और हर स्टॉक में कोशिश करें कुछ ना कुछ एक अमाउंट आप पहले ही जहन में रखें कि आपको किस स्टॉक में कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, किस रेंज के ऊपर। वो जो डिप मैं बताऊंगा उस डिप के अंदर पहले ही आप बाय लिमिट लगा के रखेंगे, भले वो उससे नीचे जाए या उससे ऊपर जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए ठीक। अगर हम हपको की बात करते हैं, आपको मार्केट के साथ साथ अपने ईएमआई 100 पे चल रहा है, लेकिन इसका ईएमआई 200 का जो लेवल है 211, और जैसे कि 215, 214, ये है इसकी डिप। इस डिप के ऊपर ये जाता है, वापस रिकवरी ले आता है, आता है रिकवरी ले आता है। अब उसके बाद 207 का लेवल बहुत मुश्किल है क्योंकि ईएमआर 200 के भी नीचे है। इसके नीचे अगर ये आएगा भी तो फिर आते ही वापस रिकवरी ले जाएगा, तो यहाँ पे हमें पहले से ही बाय ऑर्डर लगा के रखना होगा नेगेटिव मार्केट के अंदर, यानी मार्केट में हमारा नुकसान हो रहा होगा। लेकिन जो हमारा फ्री कैश है, फ्री कैश का जितना हमें लेना है, ऐसा नहीं सारा का सारा कैश एक स्टॉक में डालना है। जितने भी परसेंट हमें लेना है पहले हमें फिक्स करना है। जैसे हमें 200 शेयर लेने हैं हफ्को के, तो फिर हफ 200 शेयर पे हम बाय ऑर्डर लगा के रखेंगे। मंडे को नहीं मिला तो ट्यूसडे को, और उसके बाद तब नहीं मिला तो उसके बाद वेनेसडे को। और इसी तरह हम रोज ऑर्डर लगा के रखेंगे नेगेटिव मार्केट के अंदर ही। और जिस दिन हमें एवरेज प्राइस के ऊपर हमें मिल जाएगा, हम जो चाह रहे हैं जैसे 205 या 207 या फिर 213, तो उसके ऊपर हमें शेयर मिल जाएंगे। जैसे 200 मुझे यहाँ लेने हैं, 200 मुझे यहाँ लेने हैं, या 100 मुझे यहाँ लेने हैं, 100 मुझे यहाँ लेने हैं, 100 मुझे यहाँ लेने हैं। एक्यूमुलेट करेंगे हम अलग अलग रेंज के ऊपर। हो सकता है हबको हमें सिर्फ 213 पे मिले और उसके बाद ना मिले, उसके बाद रैली कर जाए। हबको नहीं मिलेगा तो ऐसा मतलब नहीं बाकी स्टॉक नहीं, बाकी स्टॉक भी हैं। बाकी स्टॉक में हो सकता है 10 में से हमें 6 ऐसे मिल जाएं बिल्कुल डिप के ऊपर। हो सकता है हमें 10 के 10 मिल जाएं। तो हम कोशिश करेंगे बाय करने की डिप के अंदर। हम्म। और सही। पूरी लिस्ट में कल शेयर ब- करूंगा इंशाल्लाह। बस। चिराग अच्छा, भाई नेक्स्ट अभी थैंक वीक जो है वो तो रिकवरी होने का चांस ज्यादा नहीं है, किसका? बजाय डिप पे जाने। नेक्स्ट वीक तो रिकवरी होने का चांस ज्यादा नहीं है। ज्यादा है। अभी तो फिर यहाँ हम पे भी आपको तो मेरे ख्याल से टेक्निकल के हवाले से आपको नॉलेज भी है, और आप देख रहे होंगे कि इधर जो है जी। एक डोजी एक ये जो विग बनी है, यहाँ पे भी विग बनी है, बाइंग दिखा रही है, और ये बाइंग, और उसके बाद ये रेड कैंडल तो बनी, लेकिन ईएमआई 100 के ऊपर आके फिर दोबारा ये रिवर्सल ही पैटर्न बन रहे हैं, यहाँ पे बुलिश रिवर्सल पैटर्न बन रहे हैं। ये रिकवरी लेगा। और इसके मैं टारगेट भी बता दूं आपको। हब पावर के टारगेट तकरीबन 347 तक के हैं, करीब के पोजिशनल टारगेट 3 मंथ के टारगेट। और इसके बाद ये स्टॉक वैसे तो मैंने पता नहीं लगाया नहीं लगाया, 1000 से 1100 तक भी जा सकता है 3 से 4 साल के अंदर और 5 साल के अंदर। और ये तो हाँ, मैंने यहीं पे ही शेयर किया था इधर।
157 पे जब मैंने इसकी कॉल शेयर करी थी कि ये 1000 तक भी जा सकता है, उसके बाद ये तेजी से 243 तक भी गया था। जी शिराज भाई, अगर वार सिचुएशन ना बनी अभी ईरान वाली, तो हाँ। मंडे ट्यूसडे को नेक्स्ट फिर वीक में बुलिश बनता नजर आ रहा है। जी हाँ, बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन रियाज साहब आप वैसे ही पूछ लें, एफनेल, टीएचसीसीएल, और वैसे इन तीनों के बारे में ही बता दिया था। अच्छा, नेक्स्ट वीक में मसला ये है, मैं आपको बताऊं, ओरिजिनल बात कुछ और है। देखें, इस बात को समझें, जरा इस चीज को समझें। अगर वार सिचुएशन बननी थी, जैसे 5 फरवरी को जब मैंने शेयर किया था यहाँ पे कि मार्केट में नेगेटिविटी आ रही है, मार्केट रेंज बाउंड परफॉर्म कर सकती है, और मार्केट में हमें इस टाइम से पहले तक, ये जो मैंने एक लाइन लगाई है 9 मार्च से पहले तक, हमें मार्केट काफी डिप शो करा सकती है, और इसने तो काफी पहले ही करा दिया। लेकिन 9 मार्च के बाद मार्केट में अगर रिकवरी आ गई, और सोचें जरा कि न्यूज़ का फ्लो बेहतर रहा और रिकवरी आ गई और मार्केट बुल रन की तरफ चली गई, या कोई भी रीजन हुआ उस न्यूज़ की वजह से चली गई, तो फिर क्या मैं यानी कि जो मैंने पहले से बता दिया, तो मैं अपनी वो नहीं कर रहा, बढ़ाई नहीं कर रहा। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे कैसे पता चला, मैं कोई एक इनसाइडर वो नहीं हूँ, जैसे मुझे हर नॉलेज नहीं है उसकी, कि आगे क्या होने वाला है। उसका रीजन ये है, सिंपल रीजन है, मैं आपको समझाता हूँ कि स्टॉक मार्केट चलती है प्राइस एक्शन के ऊपर। प्राइस एक्शन ऐसा था, यहाँ पे प्राइस ओवर वैल्यूड हुई थी स्टॉक्स की, स्टॉक में करेक्शन आ सकती थी इस रेंज के ऊपर, और उसका सिर्फ बहाना बनता है ये ईरान ईरान वॉर। अगर ईरान हो भी जाए वॉर, आप सोचें, अगर ईरान की वार हो भी जाएगी ना, तो तब भी मार्केट रिकवरी ले आएगी, मार्केट नीचे जाके रिकवरी ले आएगी। हमें ईरान वार से नुकसान क्या होगा हमारे किसी स्टॉक को, ओजीडीसी को, अगर ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, उससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, उसकी ईपीएस कम हो जाएगी, तो उससे उसकी शेयर प्राइस में थोड़ा सा डिक्लाइन आएगा, यानी ज्यादा ज्यादा 10% का डिक्लाइन आएगा। अगर 10% का डिक्लाइन आएगा, तो ईरान की अभी वॉर हुई नहीं है, उससे पहले ही वो 10% डाउन हो गया। तो अगर अब वार हो भी जाती है, तो वो नुकसान तो पहले उठा चुका है। समझ रहे हैं बात को? ओके। यानी ये सिर्फ और सिर्फ बहाना बन रहा है, मार्केट के नहीं है। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ रीजंस बनते हैं, मार्केट परफॉर्म अपने प्राइस एक्शन पे ही करती है। उसे जब करेक्शन लेनी होती है तो वो करेक्शन लेती है, और कभी ऐसा होता है कि नेगेटिव न्यूज के बावजूद कोई छोटी सी पॉजिटिव न्यूज को ही बहाना बनाया जाता है, और फिर स्टॉक तेजी से ऊपर जाते हैं। अगर ईरान सर मैं और सब माल छुड़वाने इनकी वाला जंग हूँ। हो भी जाए, तो उसके बावजूद भी मार्केट हो सकता है कि तब इतना ये ज्यादा सारे एक्शन ना ले। हम्म। जी पूछें। मैं बोल रहा हूँ यार, ये तो हाँ। बड़ा मसला है। सिर्फ माल अब छुड़वाने का बहाना लगा के माल उड़ाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। ऐसा वो नहीं है, देखें, बात सुने, एक चीज को सोचे, मार्केट जो है ना, मार्केट इसी तरह परफॉर्म करती है। याद है यहां से मार्केट तेजी से ऊपर गई थी। याद है आप लोगों को, जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रही थी, हालांकि वही बैंक सेक्टर था, यहां पे आने के बाद जिसने एंट्री नहीं ली थी, उसने एंट्री नहीं ली ये सोच के कि बहुत ज्यादा ओवर प्राइस प्राइस हो गई है मार्केट। हम्म। सुनने मेरी बात? जी जी, सुन रहे हैं। ऑयल और बैंक सेक्टर में जब एकदम बुलिश मूव आया था, तो यहां पे जाके हमें डर लग रहा था कि ओवर प्राइस हो गई है मार्केट, ओवर प्राइस हो गए हैं वो स्टॉक। लेकिन नेक्स्ट डे भी ऊपर गया, उसके बाद भी, उसके बाद भी, उसके बाद भी, तो लगातार हमें बाय करने का मौका नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब एंट्री लें या नहीं लें, अब तो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस हो गई है। और यूबीएल इतना ऊपर चला गया था, 500 से भी ऊपर चला गया था, एमईबीएल 500 से ऊपर चला गया था। तो मार्केट तेजी से ऊपर जाए या तेजी से नीचे जाए, हमेशा रिटेल इन्वेस्टर ही फंसते हैं यहाँ पे। वो माल बेच देते हैं गलत टाइम पे, या तो गलत टाइम पे पैनिक में आके बाइंग कर लेते हैं अप साइड के ऊपर। लेकिन अभी फिलहाल जब ठहराव आता है, तो ठहराव आने के बाद सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर ही बाय करता है स्टॉक को। यहाँ मार्केट में ठहराव आया, जहां थोड़ी सी नीचे गई, हमने बाय कर लिया कि हाँ अब सही रेट पे आ गया। यूबीएल 400 से 520 पे पहुंच गया, 520 से वापस 500 पे आया, तो अब सही रेट पे आ गया, अब हम बाय कर लें। तो हम लोग तब बाय कर लेते हैं, ये हमारी मिस्टेक है। प्राइस इतने ज्यादा नीचे नहीं गए। अगर मिजान बैंक 430 से
515 का होके वापस 480 पे आ गया, तो वो तो इतना नीचे नहीं आया। जिसने 430 पे लिया था उसका वो तो अभी भी प्रॉफिट में ही है, उसने तो अभी भी लॉन्ग टर्म होल्डिंग ही रखी हुई है उसमें। मसला ये हुआ कि हमने 500 रुपए पे बाय कर लिया। समझ रहे हैं बात को? यानी कि माल छुड़वाया जा रहा है, लेकिन अगर हम उस माल को हम ये सोचें कि हम किस शेयर को किस प्राइस पे बाय कर रहे हैं, हम ये सोच के चलें कि हमने मिजान बैंक का टारगेट रखना है 550 या 600 का, वो हमें 480 हो गया, हमने 500 पे बाय किया, वो 480 हो गया, तो हमने पहले 500 पे लिए थे 100 शेयर, 60 रुपए के प्रॉफिट के लिए। अब हम 100 और ले रहे हैं 480 पे, अब 60 रुपए नहीं, अब हम 80 रुपए के प्रॉफिट के लिए ले रहे हैं। टारगेट हमारा वही है। वो आ गया फिर 460 पे, तो अब हमारा टारगेट क्या हो गया, 100 रुपए। इसी तरह हमें बस हमें फंडामेंटली स्ट्रांग पे कॉल कर, वही मैं बताने का मकसद यही था कि साइड बोर्ड आइटम से निकलेंगे, फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर पे हम काम करेंगे, तो उससे फायदा ये होगा कि हमारा टारगेट तो वही है, मार्केट को 2 लाख पे जाना है अप्रैल में, लेकिन उससे पहले जितना सस्ता मिलेगा हम उतना सस्ता बाय करेंगे। हम्म। और बाय करके होल्ड रखेंगे, छोटे प्रॉफिट पे नहीं निकालेंगे। खास तौर पे नेक्स्ट वीक में जो हम जमा करेंगे स्टॉक, और एक पूरी लिस्ट होगी, उसमें जो भी हम जमा करेंगे उसे हम अब अच्छे प्रॉफिट पे ही निकालेंगे। और जो हमारे साइड बोर्ड आइटम है उन्हें भी हम जितना हो सके, अगर हम करना चाहें, अगर किसी के पास अमाउंट है नई फ्रेश बाइंग करने का, तो वो साइड बोर्ड आइटम अपने ना निकाले, लेकिन जिसके पास अमाउंट नहीं है तो वो अपने साइड बोर्ड आइटम निकाल के अपने इन ब्लू चिप स्टॉक को जमा कर सकता है अपने पास। सही। अच्छा चिराग भाई, पीएसएक्स जो है उसको भी थोड़ा सा आप देख रहे हैं, उसके अंदर भी काफी पोटेंशियल लग रहा है मुझे। पीएसएक्स हाँ 200 ईएमआई के ऊपर है, इसमें तो पोटेंशियल है। ये 200 ईएमआई के ऊपर है, ये परफॉर्म कर सकता है। जी जी, क्योंकि इसकी यहाँ से जो है इसका बाउंस तो बनता ही बनता है। हाँ 200 ईएमआई के ऊपर जो स्टॉक है उनमें तो पोटेंशियल है, वो उनमें तो चलना ही चलना है उन्हें। ठीक है। क्या कह रहे हैं? हमारा तकरीबन ये सेकंड मीटिंग का भी टाइम कंप्लीट हो रहा है, और आज की मीटिंग बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई। और इसके अंदर जो है आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हुए? जी जी जी, चिराग बहुत भाई क्लियर हुए, प्रोडक्ट। काफी ज्यादा जी जी, सही। अल्हम्दुलिल्लाह। काफी सारी चिराग भाई इंशाल्लाह अगर थोड़ा सा ईएमआई थोड़ा सा समझा सकते हैं ये ब्रीफली। मैं इंशाल्लाह मैं आपको टेक्निकल कोर्स में समझाऊंगा, और वैसे मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, जैसे कि ये EMI 60 है, EMI 100 है, EMI 130 है, EMI 200 है, यानी कि EMI 60 60 कैंडल की एवरेज प्राइस। आज से पहले लास्ट 60 कैंडल जो है, 60 कैंडल की एवरेज प्राइस ये बता रहा है, एवरेज ये चल रही है। EMI 100 की एवरेज लास्ट प्राइस ये 60 चल रही है वर्किंग 100 डेज, कैंडल्स की। 60 डे नहीं, शॉर्ट लास्ट कैंडल। 60 वर्किंग डेज। हाँ ये डेली टाइम फ्रेम है, तो फिर 6 डेज की, 60 डेज की, और ये 100 डेज की, और ये 200 डेज की चल, एक मिनट, ये 200 डेज नहीं है, ये 130 डेज है, सॉरी। ये 130, 130। EMI 130 के ऊपर है, ये भी इंपॉर्टेंट EMI होती है अपनी एवरेज। अब ये देखें, जैसे ये 60 EMI 60 लगाया हुआ मैंने, यहाँ पे EMI 60 की सपोर्ट लेके उठ गया था, यहाँ पे EMI 130 की सपोर्ट लेके उठ गया, यहाँ पे EMI 200 की सपोर्ट लेके उठ गया स्टॉक। तो EMI जो इन EMI जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करती हैं, और इसके ऊपर रिकॉर्डेड बहुत लंबा लेक्चर होगा इंशाल्लाह, वो मैं आपको इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में EMI 100 EMI समझाऊंगा डिटेल में। जी जी शिराज भाई, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी आप प्लीज जो डेली की मैसेजिंग करती है ना, एक चीज आप जो डेली खुद करते हैं ना, मीन्स कि आप एक मैसेज ये रखा करें कि टुडे आई डिड दिस। मीन्स कि आपने ये वाला स्टॉक परचेज किया और ये वाला स्टॉक आपने निकाला, और इतने में परचेज किया और इतने में निकाला। इस तरह से, क्योंकि आप तो इसमें एक्सपर्ट हैं, तो हमें भी आइडिया हो जाएगा कि आप प्रैक्टिकली खुद क्या करते हैं। जी हाँ। क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि आपने क्या बाय किया। हम तो अपनी तरफ से कुछ देख रहे होते हैं और वो हम फौरन ले लेते हैं। अभी मैंने लक काफी ज्यादा ले लिया, और वो मैं अपनी तरफ से यही समझ रही थी, अभी ये आखिरी पे आया है। अभी मेरे पास लक ज्यादा हो गया है। अब मैं परेशान हूँ, अभी तो बहुत वो नीचे आ रहा है, तो मैं अभी क्या करूँ, मैं कितना लॉस बुक करूँ। तो मैं उस पर कुछ भी नहीं कर रही, इस पे कमिट कर दें।
ओके, वैसे तो मैं कोशिश यही करता हूँ मार्केट टाइम के बीच में अक्सर अपनी मैं जो एवरेज कर रहा होता हूँ या सेल कर रहा होता हूँ, मैं अक्सर लिमिट लगा के आप लोगों को स्क्रीनशॉट शेयर करने का ही रीजन ये होता है। और उसके साथ साथ वो स्टॉक जिनमें मेरा खुद का भी लॉस हो रहा होता है मैं वो भी शेयर करता हूँ, और उसका रीजन यही होता है बताना। और खासतौर पर एंट्री और एग्जिट लेने से पहले मैं शेयर करता हूँ ग्रुप के अंदर ना स्टॉक्स में। लक में भी मैंने एंट्री ली हुई है। लक जो है अपनी ईएमआई 200 की सपोर्ट लेके वापस रिबाउंड हुआ है, और लक काफी अच्छा स्टॉक है। इसे मैंने एवरेज भी किया है, और अभी फिलहाल जो है इसके 480 के ऊपर ही मैं एवरेज शेयर निकालूंगा, और मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ ये ना। और इंशाल्लाह अब जो है मैं अलग से आपको मेंशन भी करूंगा। खास तौर पे अभी तो फिलहाल मैंने कोई स्टॉक ऐसा कोई खास सेल नहीं वैसे सेल नहीं किया कि पूरा हुआ पूरा सेल किया हो। जैसे एनसीपीएल एनपीएल मैंने बाय किया, तो बाय करते के साथ ही मैंने पर्सनल गाइडेंस में बताया कि मैंने एनसीपीएल एनपीएल बाय कर लिए हैं। और उसी के साथ साथ मार्केट के स्टार्ट में ही मैं जो है ना जो लिमिट लगाता हूँ ना स्टॉक्स में, वो भी मैं शेयर करता हूँ। उसका रीजन यही होता है आप लोगों को गाइड करना। वो भाई असल में आप ना अपना पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट भेजते हैं। अब डिफरेंट लोग डिफरेंट ब्रोकर्स के साथ काम करते हैं, तो उनको समझने में मुश्किल होती है। और फिर शायद कुछ नए नए ट्रेडर्स हैं, उनको वो चीजें समझ नहीं आती। आपकी तो फील्ड है ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप कोई इजी मैसेज रखें, सिंपल, आई बाय टुडे दिस 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 ऑन दिस एंड आई सेल दिस, ओनली सिंपल वर्ड्स में। तो ये बड़ा हमारे लिए बहुत ज्यादा लर्निंग हो जाएगी कि आप प्रैक्टिकली क्या करते हैं। थैंक यू। चले मैम, इस तरह मैं इंशाल्लाह आपको शेयर कर दिया करूंगा ग्रुप के अंदर। और वैसे तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि शेयर करा करूँ जो भी मैं स्टॉक बाय करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने एनसीपीएल एनपीएल ही बाय किया था, और इस वजह से कि वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था। और मैंने ग्रुप में ही शेयर किया था कि मैंने ये दोनों स्टॉक बाय कर लिए हैं। और उसी के साथ साथ स्क्रीनशॉट के अलावा भी मैं स्क्रीनशॉट में लिमिट का लगा के एक साथ शेयर करता हूँ, वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मैं इस तरह आपको बता भी दिया करूंगा, ग्रुप के अंदर ही मैं शेयर कर दिया करूंगा।